ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बाहर से किसी ने क्वेश्चन पूछा था जी, मफलूज और गैर मफलूज, ये मुझे भी नहीं पता था, पोलियो क्या होता है डॉक्टर साहब? अच्छा, वो उसका मैं बताता हूँ। पहले एक ना कॉलर ने एक और सवाल पूछा था कि बार बार ड्रॉप्स क्यों पिलाए जाते हैं, हमें उसका भी पहले जवाब देना। वहाँ से हाँ, उसमें ये था कि देखें, किसी को अगर पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा या वैक्सीनेशन हुई, अब उसको देखने के लिए असेस करने के 2 तरीके हैं। मतलब एक तो ये कि आप उसका टेस्ट कराएं, उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ करा के देखें कि बन गई हैं कि नहीं बन गई, जो कि बहुत महंगा टेस्ट है और हर जगह से होता भी नहीं। वो आप समझ लें कि 15-20 हज़ार का टेस्ट है, आप ब्लड लेंगे या 10-15 हज़ार का टेस्ट लेंगे, चेक करेंगे एंटीबॉडीज़ कितनी बन गई। उससे बेहतर नहीं है कि किसी इलाके में है अगर, तो उस 10-15 हज़ार में या 20 हज़ार में आप 10 हज़ार बंदों को पोलियो पिला दें जी। इसलिए वो फिर टेस्ट कराने की बजाय वो वन गो में पिला देते हैं। जो लोग कहते हैं ना बार बार क्यों पिलाए जाते हैं, इसलिए पिलाए जाते हैं कि वो देखते हैं कि शायद अगर किसी की इम्यूनिटी नहीं है तो उसको भी पिला दें, अगर किसी की बन गई तो उसको भी पिला दे, उसका फायदा ही होगा ना, जिसकी बन गई उसका भी फायदा होगा। सेकेंडली ये जो ना मफलूज या गैर मफलूज जो वो कह रहे हैं सवाल किया, वो मोस्ट प्रोबेबली मैं ये पूछना चाहते हैं कि एक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड या किल्ड वायरस या लाइव अटेन्यूएटेड। वैक्सीन जितनी भी होती है ना 2 तरह की होती है, हर तरह की, चाहे वो पोलियो है, चाहे DPT है, MMR है, कुछ सारी। उनमें से एक तो होता है उसको जैसे किल्ड कहते हैं, वो होता है एक वायरस है या बैक्टीरिया, उसको किल किया या उसका सेल वॉल का हिस्सा ले लिया, कुछ थोड़ा सा हिस्सा ले लिया जो बॉडी में जाता है, इंजेक्ट करते हैं, बॉडी उसको प्रिज्यूम करती है कि पूरी वायरस आ गया या बैक्टीरिया आ गया, बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, लेकिन वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है ना, वो उसको तो किल्ड होता है, उसको कहते हैं मफलूज। इस तरह पोलियो में जो सा OPV है ना, जिसको ओरल पोलियो वायरस कहते हैं, ये होता है लाइव अटेन्यूएटेड, ये 100% किल्ड नहीं होता, ठीक है, ये किल्ड नहीं होता। ये इसका मकसद होता है कि ये बच्चा जब लेता है, ओरली लेता है ना, मुंह के जरिए लेता है, तो इसके गट में जाता है, गट में भी इम्यूनिटी पैदा करता है, और अदरवाइज जब स्टूल में पास होता है तो फिर बाकी जाके है, इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा जो इंजेक्शन लगता है वो किल्ड है, उसको आप समझ लें कि मफलूज कह लें या किल्ड कह लें, वो बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं जनरेट होती जितनी ओरल वाली की होती है, ठीक है। तो इसलिए फिर दोनों देने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस मुल्क में कितना है, क्योंकि किल्ड ये इंजेक्टेबल लगाने के लिए आपको लॉजिस्टिक्स बहुत चाहिए ना। अगर आपने 50 लाख लोगों को लगाने हैं तो 50 लाख लोगों को टीके लगाना तो बहुत मुश्किल काम है, कतरे पिलाना आसान है, तो ये दोनों का ये डिफरेंस है छोटा। ठीक हो गया जी, कॉलर है हमारे साथ, सवाल कीजिए। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि पहले तो हम बच्चों को कतरे पिलाते थे, अब ये जो इंजेक्शन वाला मामला आया है, क्या ये सेफ है? हमें अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवाने चाहिए पोलियो के? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, उन्होंने कहा कि जी पहले पोलियो के कतरे पिलाते थे, अब इंजेक्शन दे रहे हैं। देखें, दुनिया में गुज़िश्ता के 20 साल से इंजेक्शन लग रहे हैं इसके पोलियो के। हम अपने बचपन से तो कतरे हाँ, हम बिल्कुल ठीक, वो मैंने आप इसलिए पहले बताया कि कतरे पिलाना आसान है और सस्ता तरीका है और इसका अच्छे तरीके से इम्यूनिटी कंट्रोल होती है। अब इंजेक्शन लगाना सोसाइटी में 5, 10, 20 लाख लोगों को मुश्किल भी है, महंगा भी है, लेकिन दुनिया ने इसी स्टेप को फॉलो किया। यस डॉक्टर साहब, जब कोई डोर स्टेप पे आपके आते हैं ना पोलियो वर्कर्स, तो मैं खुद प्रेफर करूंगी कि मैं अपने बच्चे को ड्रॉप से ला लूं, इनसे इंजेक्शन ना लगवाऊं। बिल्कुल वो एक होता है ना कि अच्छा डॉक्टर ही अच्छे तरीके से लगा सकता है। अच्छा, दूसरा इसमें ना ये है कि दुनिया ने स्टेप को फॉलो किया है। दुनिया ने भी पहले कतरे पिलाए हैं, ठीक है, कतरे पिला के उन्होंने एक लेवल तक इसको कंट्रोल किया है, फिर उन्होंने इंजेक्शन लगा के इसको बिल्कुल खत्म कर दिया। हम भी उसी स्टेज में है ना, हमने पहले कतरे पिला के इसको बहुत लो लेवल पे ले आए, अब इसको इंजेक्शन लगवा रहे हैं। इसलिए इंजेक्शन बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है और लगवाना चाहिए और इसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग डेवलप होती है। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि मैं उम्रा करने गई थी, उन्होंने हमें एयरपोर्ट पे पोलियो के कतरे पिलाए, तो बड़ों को क्यों पिलाए जाते हैं? देखें, वो हम तो अपना पोलियो कार्ड भी मेंशन कर दिया था, उस स्टेज पे आके क्यों कतरे पिलाना जरूरी होता है? देखें, ये तो किसी भी वो हिफाजती अपनी तदाबीर, क्रेडिबिलिटी है ना। मैं कह रही हूँ कि बड़ों में भी क्या रिस्क फैक्टर होता है? हाँ, उनका देखा ना, उनका अब देखा हर कंट्री जो है ना, और सोचना भी चाहिए, अपने लिए सोचते हैं ना, अपने लिए सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि कोई भी बंदा बाहर से आके हमारे कंट्री में क्यों ऐसी बीमारी लाए जो हमने कंट्रोल कर ली है। वो इसलिए बड़ों को भी कतरे पिलाते हैं कि इन केस ये कहीं वायरस इनके अंदर है तो हम कतरे पिला दें ताकि वो इम्यूनिटी की वजह से वो वायरस ख़त्म हो जाए, हमारे लोगों में स्प्रेड ना कर दे। अब देखें, ये UAE वाले या बाकी लोग हैं जो सऊदीया वाले, ये किसी भी जॉब देने से पहले एक्सरे कराते हैं आपका। एक्सरे करा के अगर TB का हल्का सा भी निशान हो, आपको जॉब ही नहीं देते। वो कहते हैं जी हमारे मुल्क में TB का मरीज क्यों आए? अगर उनके पास ऑप्शन है ना, अगर 10,000 लोगों ने अप्लाई किया तो 100 को TB निकल आई, तो वो कहते हैं भाई 100 हमने नहीं लेना। किसी को हेपेटाइटिस B निकला है, कहते हैं हमने नहीं लेना, C निकला है, कहते हैं हमने नहीं लेना। तो दुनिया अपने मुल्क, अपने कंट्री को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, तो अगर हमें भी करना चाहिए। हमें सबसे पहले तो अपने लोगों को चाहिए कि खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करें, फिर हम किसी और से प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो वो बिल्कुल ठीक करते हैं, पिलाते हैं, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें भी करना चाहिए और हमें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। सबसे पहले तो बंदा खुद अपना ख्याल रखे, फिर ही कोई रखेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बच्चा जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है,
सो इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए हमें बच्चे को ग़िज़ा क्या देनी है? देखें, इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए हर चीज़ बेहतर होनी चाहिए। लाइक फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए बच्चे की। फिज़िकल एक्टिविटी होगी तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी ब्लड सप्लाई तमाम ऑर्गन्स को अच्छी होगी, उसकी लंग्स स्ट्रांग होंगे, उसके किडनी स्ट्रांग होंगे। ठीक है, जब लंग्स स्ट्रांग होंगे तो छोटी मोटी इन्फेक्शन आएगी तो आपके लंग्स उसको वैसे मैनेज कर लेंगे, ठीक हो गया। और फिर उसकी बॉडी में अगर सारा उसका हीमोग्लोबिन ठीक है, उसमें खून की कमी नहीं है, उसमें आयरन की कमी नहीं है, उसमें नेचुरल एंटीबॉडीज़ हैं, तो बहुत सारी बीमारियों से बचेगा। यानी उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी खुराक हो। अच्छी खुराक से मतलब होता है ऑर्गेनिक फूड। ठीक। अच्छा, अच्छी खुराक महंगी नहीं होती। वो लोगों को लगता है ना कि शायद बच्चों के लिए गोश्त, अंडा, ये चीज़ें महंगी वाली चीज़ों से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जब हम लोगों को कहते हैं ना अच्छी खुराक, लोगों का ख्याल होता है जी हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा बोतलें अफोर्ड कर सकते हैं, आप जाके बर्गर खा सकते हैं, शवारमे खा सकते हैं, आप घर में दाल रोटी नहीं बना सकते। इसको लोग अच्छी खुराक समझते नहीं ना। आप सब्जी नहीं दे सकते बच्चे को, आप फ्रूट नहीं दे सकते। सीजनल फ्रूट देखें, ऑफ सीजन का फ्रूट या सब्जी महंगी होती है, जब सीजन में आता है तो पाकिस्तान जैसे कंट्री में, पंजाब में स्पेशली, हर सब्जी हर फ्रूट कुछ सीजन में बहुत सस्ता भी हो जाता है। तो अब वो यूज़ कराएं बच्चों को, वो फूड दें, हेल्दी फूड दें और फिजिकल एक्टिविटी में उनको हिस्सा दिलवाएं, तो आपके बच्चे बेहतर रहेंगे, ठीक रहेंगे। और पहले भी तो ठीक ही रहते थे। आज से 30 साल 40 साल पहले पाकिस्तानी लोगों की सेहत, पाकिस्तानी लोगों की इम्यूनिटी इंडोनेशिया, फिलीपीन, जापान, चाइना, इन सारों से बेहतर होती थी। इसलिए कि लोग अपनी सादा ग़िज़ा खाते थे, नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजारते थे। अब जैसे हाइब्रिड सा सिस्टम आया है कि जी लोग कहते हैं नहीं सिर्फ बर्गर खाना है, ये चीज़ खानी है, वो नहीं खानी, और फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। अब वो सारे कंट्रीज़ के लोगों की सेहत अच्छी होना शुरू हो गई है, उनकी कद बेहतर होना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तानी कौम उनसे नीचे जा रही है। वो जितने इंडोनेशिया, फिलीपीन और उस एरिया के जितने लोग हैं ना, अब उनकी सेहत पाकिस्तानी से बेहतर होना शुरू हो गई। आज से 40 साल पहले वो सारे पाकिस्तान से पीछे थे। तो हमारा अपने कसूर है इसमें, लोगों का कोई कसूर नहीं। ठीक है, आजकल बच्चे थके थके रहते हैं, बच्चे अच्छा लाइफस्टाइल उनका नहीं है, वो आपकी उसके साथ सेहत पर असर पड़ता है, उसका क्या? देखिए, जो थके थके रहते हैं ना, वो इस वजह से थके रहते हैं कि एक तो अगर बच्चा डेफिशिएंसी, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर किसी में आयरन डेफिशिएंसी, खून की कमी है, अच्छा, अगर किसी में HB 14 होना चाहिए, उसका 10 है या 11 है। कितना चाहिए बच्चों में नॉर्मली? बच्चे को 13-14 होना चाहिए, 13-14 होना चाहिए, ये जरूर अपने बच्चों का चेक करें। अच्छा जी, हमारे साथ हिरा है कॉलर, सवाल कीजिए हिरा। जी सवाल कीजिए। अच्छा, मैंने मुझे पूछना था कि ये जो वैक्सीन लग रही है, क्या इसकी 100% गारंटी है कि ये बिल्कुल सही वैक्सीन है जो खसरे के लिए लग रहा है? और साथ में ये रिसेंटली पोलियो के जो लगाए गए हैं, इस पर बहुत डाउट था क्योंकि ये एकदम स्किन के ऊपर वाली लेयर पे लगाए गए थे। कुछ और पूछना चाहेंगे आप? फिर आपको किस किस्म का डाउट था? किस किस्म का डाउट था? डाउट ये है कि पहले तो देखिए ड्रॉप लगाया जाता था ना, तो ये स्किन की फर्स्ट लेयर के ऊपर कहा जाता है कि लगाए जा रहे हैं। आपने अपने बच्चों को लगवाया या नहीं? वो इससे हल्का सा निशान भी रह सकता है, फिर उसके बाद स्किन पे कितना इंजेक्ट ये ऊपर से हो रहा है, कुछ समझ नहीं आती। तो आपने लगवाया या नहीं? नहीं, मैंने नहीं लगवाई इसी वजह से। ठीक हो गया। चलिए डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब दे। देखिए, उन्होंने कहा कि जो इसको वैक्सीन लगाई गई है तो वो इस तरह, वो पिछले दिनों जो इसी जो कंपेन थी हमारी की, वो इसकी तो पोलियो की थी, वो नीडललेस थी ना, जी बिल्कुल नीडललेस थी। हाँ, तो उससे तो ज़ाहिर इस तरह करके उन्होंने लगाया, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सी डोज थी, वो अंदर स्किन के अंदर चली, स्किन के अंदर ऊपर लगी ना, तो वो क्या उसका, हाँ, वो एब्जॉर्ब हो जाती है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उससे। वो बिल्कुल सेफ है और ठीक है और सारी दुनिया में इस्तेमाल होती रही है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन से शुरू हुआ ना, वो लोगों के वहमो गुमान पे सवार हो गए डॉक्टर साहब, और वो अब सारी वैक्सीन जो है ना उनको नाकाम बनाएगा। हाँ, सही कह रहे हैं। वो असल में थोड़ा सा हुआ ही है ना कि आगे पीछे कंपेन आ गई ना, कि उसकी वजह से लोगों ने कहा जी पता नहीं इतनी कंपेन्स आ गई, क्या हुआ। वो अकॉर्डिंग टू दिस असल में डिफरेंट लोग काम डिफरेंट मौकों के ऊपर, वो आप कह लें कि आगे पीछे आ गई लॉजिस्टिकली कि जी अच्छा अब इसकी बारी आ गई, इसकी बारी आ गई, इसकी बारी आ गई, लेकिन थी तो सारी ज़रूरी थी। और पोलियो का उन्होंने कहा जी 7 ड्रॉप्स पिलाए गए हैं, तो अभी कंपेन के साथ MR के साथ, वो तो इसलिए पिलाए गए हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि इतना बड़ा नंबर है लोगों का, हज़ारों की तादाद में लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जिस एरिया में पोलियो का खतरा है उसमें ड्रॉप्स अगेन पिला दें, रादर देन 1 महीने के बाद फिर एक नई कंपेन चलाएं, फिर अरबों रुपया लगाएं। हाँ, तो उसी में अब ये काम हो रहा है तो उसके साथ क्यों ना दूसरा भी जो रिस्क हमें है उसको आप पूरा कर लें। जी, हमने इन डिटेल तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, आपकी कॉल्स भी लेने की कोशिश की। आज हमारी लाइन में भी कोई प्रॉब्लम आई थी तो शायद हम प्रॉपर तरीके से आपकी कॉल्स नहीं ले पाए। इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर डिस्कस करेंगे। हम माहिरीन को बुला के वो जो आपके तमाम सवालात होते हैं और आपके उलझने वाले सवालात होते हैं ना, जो आप चीज़ों को मिक्स करते चले जाते हैं, खुद से ज्यूम करके
दो नुकसान का बाइस अपने आप को बनाते चले जाते हैं। तो यहाँ पे माहिरीन को बुलाने का मकसद यही होता है कि आपके तमाम परेशानियाँ, आपकी तमाम वो जहन में जो ख्यालात आ रहे होते हैं उनको दूर कर दें। अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लाजमी कराएं, टाइमली कराएं, ताकि आप अपने बच्चों को महफूज बना सकें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के सिलसिले में जी हम एक खूबसूरत टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर एक खुसूसी सलाहियत रखी है जो कि उसको दूसरे से मुनफरिद बनाती है। अब कुछ लोगों को लगता है कि फ़लाँ बंदा तो बहुत खूबसूरत है, आप उसको आइडियलाइज कर रहे होते हैं। कोई आता जाता आपकी नज़र से गुजरता है, वो इतना प्यारा, अच्छा, फिर आप उसके जैसे बनने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको स्पेसिफिकली बनाया है, वो उस रब के कमाल है ना। कुछ लोगों को अल्लाह ताला खूबसूरत बनाता है, कुछ लोगों के हाथों में ऐसा जादू रख देता है कि वो खूबसूरती जो है वो दुनिया में दिखा रहे होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट, फनकार मौजूद हैं जो कि अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हजरात ऐसे मौजूद हैं जो कि अपनी इन उंगलियों से क्या जादू कर दिखाते हैं, क्या कमाल महारत रखते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। आर्ट की भी आगे ना डिफरेंट शक्लें हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सपर्ट हमें नज़र आते हैं। आज हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे कैलीग्राफी के हवाले से, जो कि मुझे लगता है कि पर्सनली वो मुश्किल तरीन है, क्योंकि उसमें राइटिंग भी होती है, उसमें खूबसूरती भी होती है और उसको समझना भी समटाइम मुश्किल हो जाता है। एक कैलीग्राफर जो है वो कैसे बना जाता है, इसके लिए क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है, ये आर्ट की कौन सी शक्ल है, इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद आसिफ साहब कैलीग्राफर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच जी। ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब से कैलीग्राफी कर रहे हैं? मैं 2009 से कैलीग्राफी कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बचपन से शौक था? जी बिल्कुल, बचपन में हम तख्ती लिखते थे स्कूल लाइफ में, तो वहाँ से शौक पैदा हुआ और फिर वो लाहौर की तरफ ले आया मुझे। तो कैलीग्राफी का शौक बचपन से था। तख्ती लिखने से क्या कैलीग्राफी आसान हो जाती है? आसान तो नहीं हो जाती, उस वक़्त आसान लगती है जब बंदा तख्ती लिख रहा होता है। अच्छा। लेकिन जब इसकी मज़ीद आप प्रोफेशनल तौर पे इसको अडॉप्ट करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि बहुत सारी शाखें हैं इसकी। आपकी बचपन से राइटिंग बहुत खूबसूरत थी? जी बिल्कुल। वो जो खुशनुमा खुशखती टाइप का आ जाता है वो वाली जी राइटिंग? जी बिल्कुल वो। ठीक है, तो क्या आप खुद इस पे कि आपको किसी ने हेल्प किया बहुत अच्छा लिखवाने में? हमारे जो प्राइमरी टीचर थे पहले तो उन्होंने हेल्प किया, वो बड़ा खुश खत लिखते थे तो उन्होंने तख्ती में हमें बड़ा मेहनत से सिखाया। उसके बाद फिर FA के बाद मैं लाहौर की तरफ मैंने रुख किया, तो यहाँ NCA से 1 ईयर डिप्लोमा हासिल किया कैलीग्राफी में। उसके बाद उस्ताद खुर्शीद आलम गौर कलम थे, उनके पास मैंने स्टूडियो प्रैक्टिस कोई 11 साल की, तो फिर जाके मैं उस्ताद बना। स्टूडियो प्रैक्टिस किससे कहते हैं? उस्ताद का जो एक जगह होती है प्राइवेट, उसको स्टूडियो कहते हैं, और वहाँ पे जाके जो प्रैक्टिस करनी होती है वो प्रैक्टिस आम प्रैक्टिस नहीं होती, बल्कि वो सुबह से शाम तक यही काम होता है। अगर मैं कैलीग्राफर बनना चाह रही हूँ तो मुझे क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से लेना है? जी बिल्कुल, पहले तो आपको किसी उस्ताद के पास जाना होगा, जो उस्ताद गाइड करेगा उस पर फिर आपको अमल करना होगा, फिर आप कैलीग्राफर बन सकते हैं। हर कोई कैलीग्राफर बन सकता है? बिल्कुल हर कोई बन सकता है। मुश्किल नहीं है? नहीं मुश्किल। तो राइटिंग तो बड़ी इसके लिए कमाल होनी चाहिए ना? इसमें नहीं, ये गलत फहमी है लोगों की कि जिसकी बहुत मतलब अच्छी राइटिंग होगी, परफेक्ट होगी तो कैलीग्राफर बना जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको उर्दू लिखना भी नहीं आती और वो कैलीग्राफी कर रहे होते हैं। अच्छा। अंग्रेजी स्कूलों के पढ़े हुए लोग, तो वो भी कैलीग्राफर बन जाते हैं। बस ये आपका शौक और लगन होती है। अब आपका काम बड़ा खूबसूरत है जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अच्छा, रंगों को मैनेज करना भी तो मैटर करता है ना। आप अच्छी राइटिंग कर ले वो नहीं, आपको रंगों का कॉम्बिनेशन बनाना, उनको अट्रैक्टिव बनाना बड़ा मैटर कर रहा होता है। जी बिल्कुल, उसकी भी अलग से एजुकेशन होती है। वो हमारी मैडम जो थी तुर्की से सीख के आई थी, मैम आज़मा सलमान,
उनसे मैंने ये रंग आमेज़ी का जो फ़न है उनसे सीखा। अच्छा, वो इसकी भी आगे LCA से में- कैटेगरीज जी हैं। जी बिल्कुल। जैसे आपने रंग आमेज़ी कहा, जी। रंगों को कैसे मैनेज करना है वो कैसे भी मैनेज प्रॉपर करना है। एक तरीका सीखना पड़ता जी, है, वो जी, भी एक बिल्कुल। फन है। ये जो आपके सामने कलम पड़ी है ना, ये तो जी। तख्ती के टाइम में यूज होती थी, मुझे दिखाएंगे? अपने नाजरीन को जी, दिखा दो। बिल्कुल। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जी ये बैम्बू का कलम है। अच्छा। इसमें दारचीनी के भी होते हैं, इसी दालचीनी की लकड़ी के बने होते हैं? लकड़ी के बने अच्छा। होते हैं, और मेटल के भी होते हैं। इस तरीके से ख़ास किस्म के बांस उगाए जाते हैं कलम के लिए, जो कि ईरान में ज़्यादा उनका है। That's really great. जी, उनको वास्तीन के कलम कहते हैं। और वो जो ईरान का आम मिल सूबा जाते हैं वास्ता हर जगह है, से? जी हर महंगे जगह से मिलते हैं? जो इम्पोर्टेड हैं वो तो डेफिनेटली महंगे हैं। अच्छा, तो मैं ना ये लोकल जो लिखने है, की, मुझे सिखाएंगे थोड़ा सा, मैं इससे लिखने की जी, कोशिश करूंगी। जी, बिल्कुल। अभी हमने जी लाइव जाना है जी, मैं कोशिश करती हूँ ताकि एक दफा प्रैक्टिस कर लूँ, जब ऑन स्क्रीन आए तो इतना बुरा ना लिख सकूं। हम ब्रेक के बाद आते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो मैं चाह तो नहीं रही थी कि मैंने कैसी कैलीग्राफी तो इसको बिल्कुल नहीं कहेंगे, अल्लाह माफ़ करे, आम राइटिंग की कहेंगे। कोशिश की थी मैंने सीखने की, लिखने की, लेकिन मैं गलती बार बार क्या करी थी, जैसा कि हमारे मेहमान ने हमें बताया कि कैलीग्राफी करने के लिए स्टार्ट जो लेने आपको प्रॉपर पेन पकड़ने की महारत, कलम पकड़ने की महारत, और मैं बार बार कलम को उठाती चली जा रही थी, वो नहीं आना चाहिए। तो मैं दिखा देती हूँ। ओहो, थोड़ा सा वो हो गया है। अच्छा, ये मैंने अपना नाम लिखा है, और मैंने गलती ये करी थी कि मैं बार बार पेन को उठाती चली जा रही थी, जबकि अब हमारे जो कैलीग्राफर है वो क्या खूबसूरत तरीके से नाम लिख रहे हैं। तो जाहिरी बात है जी, जो जिसका काम है उसी को साजे, हर कोई तो हर काम नहीं कर सकता ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिख रहे हैं। अच्छा, अब वो मैं क्या कलम को, ये प्रॉपर वो जो तख्ती और कलम जिसने काम किया ना, उसके लिए तो बहुत आसान है। तो वो इंक कभी ज़्यादा लग रही थी, कभी मैं बार बार पेन को उठाती चली जा रही थी। पेन का इंतखाब आप खुद करते हैं कि इसकी मोटाई क्या होनी चाहिए? क्योंकि आपके पास ना 2-3 तरह के पेन पड़े हैं, मैं अगर उठा लूँ, आप कंटिन्यू करें, मैं दिखा देती हूँ जी। ये देखें, ये थोड़े से बारीक भी हैं, और ये ले जी, उतनी देर में वो मेरा नाम कंप्लीट करें। बहुत, ये देखें जी, इनकी मोटाई और तरह से है, वो ज़्यादा मोटा है। तो ये डिपेंड करता है आपकी राइटिंग। एक ही कैलीग्राफी में 2-3 तरह की पेंसिल्स इस्तेमाल हो जाती हैं? जी बिल्कुल हो जाती हैं। ठीक है, वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। ये पहले से खाका माइंड में बनाया होता है कि आमद हो रही होती है? ये आमद ही हो रही होती है। अच्छा, इंक बिल्कुल इसको ड्राई करके करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने ये भी गलती की है कि मैंने वो ज्यादा वेट पकड़ लिया। तो जब कलम दुआत में लगाते हैं ना, हाँ, तो ज्यादा इंक आती ही आती है। तो उसके लिए फिर आप उसको ऐसे साइड पे करके अच्छा, उसको कम कर लेते हैं, ताकि जितनी आपको इंक चाहिए उतनी आए। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से नुक्तों को ना, वो मैं ये गलती कर रही थी, मैं बिल्कुल उठा लेती थी जल्दी से। अच्छा, आपने थोड़ा सा उसको किया, कलम को उठा लिया, फिर भी वो ना वो फैला नहीं है। मेरे से तो बहुत ज्यादा वो एकदम से हो गया था ना। बिल्कुल। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो लिखना भी मुश्किल होते हैं। कलम चलाने की यही टेक्निक्स जो हैं उस्ताद सिखाते हैं, और कलम चलाने की जितना लिखे उतनी महारत आती है। जी बिल्कुल। बहुत खूबसूरत तरीके से आप लिख रहे हैं। और अच्छा, वो उसकी डार्कनेस और उसमें वो एक बिल्कुल रब्त सा दिखाई दे रहा है, बड़ा खूबसूरत सा। क्यों कंपैरिजन कराना चाह रही है प्रोड्यूसर साहिबा मेरी इतनी गंदी राइटिंग दिखा के? लेकिन मुझे ना आपकी बातों से ये हौसला हो रहा है। आपने कहा ना कि हर कोई सीख सकता है। जी बिल्कुल, हर कोई सीख सकता है। बिल्कुल आप सीख सकते हैं। इतनी गंदी वैसे राइटिंग नहीं थी, अब ट्रेंड ही नहीं रहा इतना लिखे हुए, काफ़ी टाइम हो गया, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा राइटिंग करती होती थी। अच्छा, ये जो दवात वाली स्याही होती है, ये आम सी, ये वही है? जी जी, ये ले, बारीक वाला। अच्छा, अब आप इसको क्यों यूज करें? ये जो कलम होते हैं बारीक वाले, ये ज़ेर ज़बर पेश के लिए और फिलर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, जहाँ कहीं ज़ेर ज़बर पेश डालनी है उसके लिए आप ये इस्तेमाल करेंगे। फिलर्स किसे कहते हैं? फिलर्स वो होते हैं जहाँ खाली जगह ज़्यादा हो और उसको कंट्रोल करना हो। जैसे कि अब ये जगह खाली है, तो ये मैं फिलर यूज़ कर रहा हूँ। ओके।
ठीक हो गया। ज़ेर ज़बर पेश, जबरदस्त। अच्छा, अब ये आप बहुत लंबी डंडी ले गए, पेश तो हम छोटी सी डालते थे, ये भी खूबसूरती को ही इनहांस। इस खत में इतना ही लंबा लिखा जाता ठीक है, जिस खत में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। इनकी क्या भी कोई स्पेसिफिक जुबान होती है कि इस खत को ये कहते हैं, इस खत जी बिल्कुल। ये कौन सा है? ये जो खत मैं लिख रहा हूँ, ये इसको खत सुलस कहते हैं। अच्छा, सबसे आसान इनमें कौन सा है? आसान कोई भी नहीं है। अच्छा, सब पे मेहनत करनी पड़ती है। सब पे मेहनत करनी पड़ती है। मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा अगर मैं कैलीग्राफर बनना चाहूँ? क्योंकि आपने मेरी राइटिंग तो देख ली, आप उस्ताद भी हैं। 6 महीने में आप एक खत पे महारत हासिल कर सकती हैं। एक खत पे सिर्फ? जी, एक टाइप पे, जैसा कि आपने इसको बोला खते सुलस। तो 6 महीने लगेंगे, खते सुलस लिख सकूंगी। क्या कुछ लोग जल्दी भी सीख जाते हैं? नहीं, इतना ही टाइम लगता है? इतना ही टाइम लगता है। इतना ही टाइम लगता है जी। अगर कम टाइम लगता होता तो मैं 12 साल अपने उस्ताद के साथ ना रहता। अब ये नीचे आप अपना नाम मेंशन करें। जी बिल्कुल, मैं अपने सिग्नेचर के साथ आपको ये। चलें जी, बहुत ही खूबसूरत नाम लिखा आपने मेरा, और मैं इसको कॉपी करने की भी कोशिश करूंगी। ये पेन जो है ये अगर लिखे ज़्यादा, ले जी, वाह ज़बरदस्त। ये ले जी, ये दिखा दे। मैं अपने वाला तो अब बिल्कुल नहीं दिखा रही इसके बाद, क्योंकि मुझे ऐसे ही बिला वजह एम्बेरसमेंट होगी। राइटिंग वो कॉन्शियस होकर जब आप लिखे ना, तो वो जो आपकी असल राइटिंग होती है उससे भी ख़राब आता है, और फिर मुझे कलम से लिखना भी नहीं आ रहा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बार बार उसको उठाती चली जा रही थी और इंक भी ज़्यादा लग रही थी। कटर क्या इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है? कटर जो है ये मैं कलम खुद बनाता हूँ। मैं कलम मार्केट से ख़रीदता नहीं हूँ, मैं बांस लेता हूँ और कलम को खुद तराशता हूँ यूँ करके। अच्छा, ये बांस कहाँ से लेकर आते हैं? बाजार से? बांसा वाला बाजार अच्छा मशहूर है। तो बांसों की दुकानें आम होती हैं, तो जहाँ से भी मिले वहाँ से उठा लेते हैं। आसान होते हैं उसकी मोटाई वगैरह? हाँ, वो अपनी मर्जी से हम सिलेक्ट करते हैं। ज़बरदस्त जी, बड़ा खूबसूरत है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत सारे लोग जो कि कैलीग्राफर बनना चाहते हैं, ये हमारे सामने मिसाल बैठी है जो कि आपको कह रहे हैं कि अगर आप लगन रखते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। डिफरेंट टाइप में आगाज़ करें, आप अच्छे उस्ताद का इंतखाब करें तो इंशाल्लाह आप भी इस मुकाम पर मौजूद हो सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जी। 22 नवंबर मोहम्मद फसी अली की बर्थडे है, अरीब की बर्थडे है, मुर्तज़ा की बर्थडे है जी, और इसके बाद राना अदील, नोमान समीन, और इसके बाद जी बर्थडे है मोहम्मद ज़ुबैर फारूक की, मोहम्मद रायान अहमद की। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू।
बर्थडे वंस अगेन। अच्छा जी, हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हमने आपको बतानी मौसम की सूरत हाल। कल संडे है, आपका वीकेंड कैसा रहेगा, सो आपको बताएंगे टुडेज वेदर में। बाहर मौजूद है समरा, हमें ज्वाइन कर रही हैं। समरा, मौसम की सूरत हाल बता दें। बागों के शहर से आलूदगी के बादल छट नहीं पा रहे। इस वक्त भी आलूदगी की शरह 334 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर आलूदगी की शरह 500 से भी ज़्यादा है और माहिरीन की जानिब से तशवीशनाक करार दिया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत इकदाम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन उसके बाद भी शहर के फ़िज़ाई मेयार जो है वो बेहतर नहीं हो पा रहा। ये कहा जा रहा है कि हवाओं की रफ्तार कम है। दूसरी जानिब भारत की जानिब से भी आलूदा हवाएँ लाहौर के फ़िज़ाई मेयार को मुतासिर करने का बायस बन रही हैं, जिसके बायस शहरी जो है वो मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियों में मुब्तला होते दिखाई दे रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर अगर एक नज़र डाली जाए तो इस वक्त शालामार के अतराफ में आलूदगी की शरह 547 रिकॉर्ड की जा रही है। इकबाल टाउन में 523 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। जोहर टाउन में 464, जबकि सिविल सेक्रेटरीट के अतराफ में 431, सदर कैंट के अतराफ में 425, DHA फेज़ 5 में 406, जबकि बेदियान रोड के अतराफ में 354, इसी तरह से बरकी रोड के अतराफ में 353, अस्करी टन में 325 AQI की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। AQI की शरह जो है वो नीचे नहीं आ रही, जिसके बायस शहरी जो हैं वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अगर सूरत हाल इसी तरह से रही तो शहरी मुज़ी अमराज का भी शिकार हो सकते हैं। मौसम के हवाले से भी अगर बात करें तो इस वक्त मौसम खुश्क है, लेकिन खुनकी जो है वो महसूस की जा रही है। बारिशों के कोई इम्कानात भी महकमे मौसमियात की जानिब से नहीं बताए जा रहे। वीकेंड पर भी बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं। आइंदा आने वाले हफ्ते तक मौसम जो है वो इसी तरह से खुश्क रहेगा, अलबत्ता खुनकी जो है वो बढ़ेगी और इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुर 50% है, जबकि 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। शहरियों से यही कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो इसी तरह से खुश्क रहेगा, खुनकी ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन शहरी फ़िज़ाई आलूदगी और मौसमी अमराज से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं और ख़ुद को और अपने घर वालों को, बच्चों को, खासकर जो हसास अफराद हैं उनको जो है उनका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो उनको ज़्यादा मुतासिर करने का बायस बनती है। शहरी जो है वो हर सूरत मास्क का इस्तेमाल करें और माहिरीन की हिदायत पर भी अमल दरामद करते जी, थैंक यू सो मच समरा, आप हमारे साथ मौजूद थी। आपने कहा कि मौसम खुश्क रहने वाला है, यानी खुश्क खांसी जो कि मुझे आ रही है, बहुत सारे लोगों को आ रही है, तो वो इसी तरह से रहेगी, स्मोक भी रहेगी। मैंने इसलिए कह दिया जी, आपने कहा सबको आ रही है, आपको भी आ रही है, तो मैंने इसलिए कह दिया बहुत सारे लोगों को आ रही है। अच्छा जी, तो ये खुश्क खांसी जो है बहुत सारे लोगों को आएगी, मोहतात रहें जी, घर में कुछ होम रेमेडीज़ करते रहें। कहवा, ये मैंने भी जो अभी कहवा मंगवाया था जी, इसमें लेमन भी है, दालचीनी भी है और इलायची भी है, तो ये चीज़ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मौसर होगी जी, क्योंकि अभी बारिश के इम्कानात नहीं, तो जब बारिश नहीं होगी तो स्मॉग भी रहेगी। सो ये तमाम चीज़ें साथ साथ रहेंगी, वायरल इन्फेक्शन भी रहेंगे। दुआ है अल्लाह ताला से बारिश हो, स्मॉग के बादल छट जाए, मौसम अच्छा हो जाए, सर्दी बढ़ जाएगी, बट स्टिल आपको स्मॉग का सामना रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी परसों इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।